हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग हरीश कपम ब्लॉग में आपका स्वागत है। और कैसे हैं? बढ़िया होंगे और भगवान से प्रार्थना करता हूँ बहुत स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे। तो दोस्तों, आज तारीख है 12 और दिन है बुधवार। तो भाई मैं तो आ गया था, ये बज रहा होगा 11:30 बजे ट्रेन पहुँचनी नहीं दिल्ली, और मैं आ गया 12 बजे के करीब आ गया। मुझे पता था कि मेरे आने की सूचना घर तक नहीं है, तो मैं छोले कुलचे वगैरह मिले थे, वो पैक करा के घर ही ले आया था। और ये पड़ा हुआ जब से ना आया मेरे, तो मैं ये प्रसाद लेके आया था वहाँ से। और ये मेरे कपड़े हैं, कुछ गीले थे नहा के सुखाने का, तो वहाँ पे जगह ही नहीं थी, तो मैंने सुखाए भी नहीं। और ऐसे ही पन्नी में गीले कपड़े इसमें ले आया, तो घर में आके कुछ तो कपड़े मैंने निकाल के बाहर सुखा दिए। बैग वैग मेरे सारे ऐसे ही पड़े फैले हुए, ये देखो सारा ऐसे ही पड़ा हुआ भाई। फिर क्या ही बनाता मैं ब्लॉग। तो आज मैं सारी कहानी सिलसिलेवार से इस ब्लॉग के माध्यम से आप तक शेयर करूँगा, क्योंकि आप मेरे फ्रेंड हैं और मैं ना भी कोई देखिए, अपने आप को याद दिलाने के लिए, अपने आप को सुनने के लिए, ये सब तो मैं मतलब इस वीडियो से तो जान ही सकता हूँ ना उस टाइम भाई क्या रहा होगा मेरे, क्योंकि ये स्मृतियाँ जाती रहती हैं, याद नहीं देख सकते। मगर मुझे पता है ना, आज के दिन मुझे पता कल मेरे साथ में क्या हुआ था, तो ये मैं इसलिए भी बना रहा हूँ। तो दोस्तों, आपका पूरे टूर का मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ, क्या था मेरे साथ में, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो फर्स्ट टाइम हम गए थे 8 तारीख को गया था मैं, 8 तारीख की ड्यूटी करके, और 8 तारीख रात में मेरी ट्रेन थी। मतलब जिस दिन मेरे को जाना था उस दिन मैंने छुट्टी नहीं करी थी, मैं काम पे चला गया था। तो मैं आ गया करीबन 12-1 बजे करीब। और 12-1 बजे आने के बाद में फिर मैं जिन जिन लोगों के साथ में गया था वो सारे लोग मुझे मिले, जहाँ गैदरिंग होनी थी वहाँ उनसे मिला, और फिर उनके साथ में ऑटो किया। और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन थी जम्मू में 8-10 पे रवानगी होनी था। मैं 1 घंटा पहले निकले थे, मेरे वीडियो में भी है वो। 1 घंटा पहले निकलने के बाद में भाई साहब दिल्ली जैसे शहर के अंदर में वक्त वो हो गया था कि 1 मिनट भी अगर इधर से उधर हो जाता ना तो वो ट्रिप कैंसिल था। 1 मिनट, 1 घंटे पहले कितने वक्त पहले सोच सकते हो आप कि यार, आधा घंटा पहले, 40 मिनट पहले, हम 1 घंटा लेके चले थे। मतलब 8-10 की ट्रेन थी, हम यहाँ से निकल गए थे 7 बजने में 10 मिनट थे। भाई जब जाम था ना वो पुरानी दिल्ली के अंदर में, आधा घंटा, आप जानते हो रेड फोर्ट की जो रेड लाइट बत्ती थी, और उससे स्टेशन मात्र अगर पैदल भी जाते तो 10 मिनट का रास्ता। हम भाई वो उस जाम में फंस गए, क्योंकि हम पैदल इसलिए नहीं जा सकते कि हमारे पास सामान था। वो सामान हम किसी चक्कर में कि सामान अगर हम भाई अपने कंधे में लाद के ले जाएंगे तो पता नहीं पहुँच भी पाएंगे नहीं पहुँचे। मतलब यही कन्फ्यूजन रही। अगर ये पूरा साफ हो जाता ना कि नहीं यार, मतलब हम 5 मिनट और लग जाएंगे ज़्यादा यार, भाई उसी चक्कर में देखते देखते भाई ऐसा हो गया। मतलब हम तो फिर भी 10 मिनट पहले पहुंच गए, जो हम तो 2-3 व्हीलर वगैरह करा के वहाँ पहुंचने वाले थे। मतलब जो दूसरे वाले थे, जो हमारे साथ जाने वाले थे भाई, वो भी फंसे हुए थे। तो वो मेरे बिल्कुल एग्जैक्ट 1 मिनट शेष रह गया था। जब हम प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, वो ट्रेन का सायरन बज चुका था, वो निकल रही थी। हम भागते भागते खड़े बच्चों के साथ में, उसकी कुछ फैमिली भी हमारे साथ में गई थी। तो भाई भागते भागते मतलब हमने जो सीट अपनी, जो हमारी टिकट थी कन्फर्म, चलते चलते ही हमने कम से कम आधे घंटे में जाकर वो अपनी सीट अपनी कलेक्ट की, तो वो सीट तक पहुँच पाए। तो ये तो वो था फर्स्ट टाइम। और फिर उसके पास जैसे तैसे करके हम 10 बजे के आसपास कटरा प्लेटफॉर्म पे पहुँचे। तो भाई वहाँ प्लेटफॉर्म पे पहुँचने के बाद मैं पैदल थोड़ा सा चलना था, फिर उसके अंदर में हमने ऑटो ले लिया जहाँ से यात्रा शुरू होती है। तो वहाँ से हमने कटरा से ऑटो लिया। ऑटो वालों ने भाई क्या, मतलब ऑटो पूरा बुक करना पड़ता है, ये नहीं कि आप मीटर से, उनका अपना फिक्स रेट है। और यहाँ से जाने का 300 ऑटो चार्ज था पर एक, हम 10% थे तो 3 ऑटो करके 900 रुपये उसने ले लिया। बल्कि किलोमीटर वहाँ पर अगर आप बताया जाए डिस्टेंस का तो मात्र 4 किलोमीटर भी नहीं था, 3-3.5 किलोमीटर रहा होगा। अगर आप 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ जाते हैं लोग, मगर वहाँ से आप जो यात्रा शुरू कर रहे हैं वो मात्र 2.5 से 3 किलोमीटर है। वहाँ के लिए भाई ऑटो इसलिए चाहिए था क्योंकि हमारे पास में सामान था। पैदल होना तो हम पैदल वॉकिंग भी चले जाते, सामान था, सामान की वजह से ऑटो करना पड़ा। तो फिर गए जैसे तैसे भाई भवन। फिर हमने क्या किया, बाणगंगा एंट्रेंस चालू होने के बाद में ही बाणगंगा है, तो वहाँ पर स्नान वगैरह करते हुए जो आधा 1 घंटा लगा हुआ वो स्नान वगैरह किया वहाँ पर। और स्नान करने के बाद में फिर हमने कहा यार ये फालतू का मिला झगड़ा लेकर कांधे में लाते, भैया अपने आदमी अपने आप से नहीं चल पाता। आप देखें ना, अपने आप से भाई वो चल नहीं पाता, तो वो सामान और लागे रख के 14 किलोमीटर कैसे चढ़ेगा, है ना, सोचने वाला। तो भाई हमने क्या किया, वहाँ लॉकर है, अगर आप भी जा रहे हैं तो आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। फिर आप भी इस तरह से जो नए जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, मैं तो खैर 9-10 बार गया हूँ, तो मेरे को एक्सपीरियंस है, मेरा एक नया एक्सपीरियंस है, तो वो भी आप तक शेयर कर रहा हूँ। तो हमारा प्लान था 2, एक हमारा वैष्णो देवी करने के बाद में 12-13 तारीख को हमारा पूरा मेडिकल वगैरह चेकअप करने के बाद में हमें वहाँ जाना था। 11 को ही रात को हमें जाना था तुम्हारा अमरनाथ के लिए, अगस्त में, वही प्लान था। तो वो पहले वाली वीडियो में बता भी चुका हूँ, जब हमने करा था मेरे भाव उसके साथ में। कहते हैं सोचा हुआ करा हुआ कभी नहीं होता, जो संपूर्ण हो जाए वही आपकी जर्नी है। तो आई हम पहुँच गए सामान को, हम नहाने धोने के बाद में सामान हम उतना ही ले गए, और आप भी उतना ही ले जाएँ जितना ज़रूरत हो। मतलब अगर आपका ये जोड़ी में काम बन रहा है, नए कपड़े आपको चाहिए वहाँ भवन में, कच्चा बनियान वगैरह, तो आप बिल्कुल नया फ्रेश ही चाहिए होता है वहाँ पर, ठीक है। फिर उस टाइम कपड़े धुले हुए होने चाहिए, साफ सुथरे, नए से मतलब नहीं है, धुले हुए साफ सुथरे पहनने। तो वहाँ पे ये नहीं जो आप ट्रैवल करके आ रहे हो वही आप वहाँ भवन में जाकर, तो
जैसे लोग कहते थे हम तो शुरू से वैसे ही फॉलो कर रहे हैं, अभी तक भी फॉलो कर रहे हैं। जब हम गए थे वैष्णो देवी तो हमारी 18, 19, 20 साल की उम्र थी, और अब हम गए हैं तो अब हमारी उम्र 40+ हो गई है। ठीक है, तो भाई हमने सामान, सभी ने सामान जो फालतू का था वो लगेज में दे दिया। 50 रुपये लगेज था पर डे का, और कहती है अब ये लगा लो एक तौलिया, कच्चा बनियान और एक जोड़ी कपड़ा, सिर्फ 2 किलो की पन्नी हाथ में। हमने सोचा भाई कंफर्टेबल होकर चल जाएंगे। ये लगा लो कुछ दूरी का मुश्किल से 2 या 3 किलोमीटर ही हम चल पाए होंगे। वो चीज़ भी भारी लगी थी इस उम्र में, जहाँ हम भाई साहब 5-5 किलो भवन तक ले आते जब ये सुविधा इनकी लोकर वगैरह थी। अब वो 2 किलो का, मतलब 2 किलो भी नहीं होगा यार, 2 किलो तो मैं, चल 2 किलो तो होगा, 2 किलो का लगेज भी भाई ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्या यार सब फेंक दे। मतलब ऐसी बॉडी ना, मतलब उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी बॉडी। ये कह रही थी बस तो ये जो शरीर है, ये शरीर को लेके ही मैं चला जाऊँ, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो सामान भाई साहब इतना मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था, और मैंने उसके लिए बैग लिया था, पीछे पिट्टू वाला बैग लिया था, मगर उसमें सामान ज़्यादा था। तो मैंने कहा 2-3 किलो का सामान है तो ये हाथ में भी लेके चल दूँगा। ठीक है, वो पिट्टू बैग को जो ज़्यादा सामान हो उसको लादने के लिए जाओ, उसको थोड़ा सा बनेगा कि भाई कंफर्टेबल है, आदमी कंफर्टेबल होकर चलता है। मगर फिर मुझे लगा वहाँ पर कि भाई मैं ना ऐसे हाथ में रखे ना, मेरे से अपने से खुद से चला नहीं जा रहा, मैं ये पन्नी रख के ना हाथ में नहीं चल सकता। फिर मैंने वहाँ पर दिखाने वगैरह हैं वहाँ से, फिर मैंने वहाँ पर बैग लिया, वही पिट्टू बैग। मतलब उसको एक बता दूंगा कि मैं, वो बैग ऐसा था कि भाई उसकी सिलाई उधड़ गई। वो तो शुक्र करो आते समय उधड़ी, अगर जाते समय उधड़ जाती तो वो वही 70-80 हो जाता उसका, क्योंकि मेरे से अपने आप से नहीं चला जा रहा था। तो मैं वो अगर वो उसकी तनी टूट जाती है कुछ वैसा हो जाता तो फिर भाई वो मेरे लिए और मुसीबत का सबक था। तो वो जैसे तैसे, मैं तुम्हारे बैग भी मेरे सामने ही पड़ा हुआ यार, मैं तुम्हें दिखा दूँ कैसे क्या। हाँ ये देखा मैं अभी मैंने इसमें से कपड़े निकाले तो देखो, ये यहाँ से ना जाने ही वाला था, ये यहाँ से सिलाई बढ़ गई इसकी, ये देखिए। ठीक है, 2 किलो वजन नहीं सह पाया इसमें, देख सकते हैं सिलाई सारी बढ़ गई इसकी। ठीक है, फिर ये नीचे से भी फटने लगा था, ये देखो मेरी। तो ये 3 किलो का वजन नहीं सह पाया और ये सिलाई बढ़ने लगी इसकी। तो भाई मैंने जैसे तैसे ये आया भाई सही सलामत, और फिर भी इसके अंदर में आई गया सामान जैसे तैसे। 350 रुपये का वहाँ पे लिया था, मतलब कंफर्टेबल होकर चल पाया मैं। मेरे पास में बिल्कुल एनर्जी लेवल बिल्कुल 0 से भी मतलब 0 गई, मैं हाथ हो गया। मगर मैं यहाँ सोच रहा था यार मेरी बॉडी तो अफोर्ड ही नहीं कर रही है मुझे ले जाने के लिए, तो भाई मैं कैसे चलूँगा ये सारा। तो मेरे विचार आ रहे थे, ऐसे नेगेटिव विचार थॉट आ रहे थे कि मैं यहीं रुक जाता हूँ, मेरे जो बाकी लोग हैं वो आएंगे, मैं वापस आऊँगा, तो यहीं रुके थे यहाँ से। मैं फिर ऊपर वाले को याद किया, माता रानी मैं तो आपके पास में आता हूँ सच्चे मन से, सब से मेरा तो, मैं तो मांग भी कुछ नहीं कहूँगा आपसे, पर ना मुझे कुछ चाहिए, मुझे तो आपने सब कुछ दे रखा है। तो मेरे को ऐसे थॉट क्यों आए दिमाग में, मन कर रहा है कि मैं आ तो गया हूँ पर मैं आप तक पहुँच नहीं पाऊँ, हाउस हो गया। और वो बातें याद करके मैं अभी भी थोड़ा सा भावुक हो रहा हूँ। तो अपने आप को ऐसे खींच रहा था जैसे कि शरीर को जाने की खींच रहा था कि यार नहीं ऐसे भाव आ रहे थे। मन परेशान था, चला जा नहीं रहा था, और आदत ख़त्म हो रही थी चलने की, क्योंकि यहाँ से निकलते थे कार में, ड्यूटी करें कार में, मैं वॉकिंग तो हो ही नहीं पा रही थी, और शरीर उस तरह का बन गया था यहाँ के हिसाब से। और मैं तो एक चीज़ और कहूँगा कि भाई प्रिपेयर होके जाए और अपनी बॉडी को ना वहाँ तक चलने लायक करने के लिए उससे पहले थोड़ा सा अपने आप को ना योगा वगैरह कर लें, और उस स्थिति में अपनी बॉडी को ढाल लें, वॉकिंग वगैरह करें जाने से पहले अगर आपका विचार आ रहा था। तो भाई वो ऐसे जैसे उनको पेट की नसें खिंचने लगे और ऐसे, मतलब कुछ मन, मेरा वहाँ खाने का मन ही नहीं किया। बताओ, मैं जितना लिक्विड ले रहा था लिक्विड ही ले रहा था, भोजन तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं भोजन भी कहीं रोक कर कर लूँ। अगर सवेरे खा रहा था तो भाई मैं रात पूरी निकल जा रही थी, अगले सवेरे ही खा पा रहा था। ये लगा लो कि मेरा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, ऐसा हो गया था मेरा वहाँ से जाने। उसके नीचे जब मैं था तो मैं अच्छा खा रहा था, सब कुछ कर रहा था। उसके बाद में मेरा भाई पूरी यात्रा के अंदर में, ये नहीं कि सब कुछ बच रहा था, अब वो साइन बोर्ड वालों की तरफ से प्रसाद वगैरह का आजकल वो भी हो गया वहाँ पे, तो वो हलवा चना वगैरह बांट रहे थे, तो वो हलवा चना वगैरह हमने वहाँ पे लिया। तो चलो यार थोड़ा सा ऐसा ना हो कि कहीं खाना ना मन करे, तो ये हल्का फुल्का रहेगा पेट में, तो चलना खाना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि चलने के लिए आपके पेट में कुछ तो होना चाहिए ना। फिर पता चला भूख भी आपको परेशान कर रही है, तो मैंने फिर वो हल्का चना वना लिया, लिक्विड वगैरह लेता रहा, जैसे लाहौरी जीरा वगैरह ये सब। तो वीडियो बहुत लंबी बनेगी, तो आप पूरा अच्छी से सुनिए। तो मेरा ऐसा मन कर गया कि यार नहीं यार मैं जा ही नहीं पाऊँगा, मतलब ऐसा फील हो रहा था अंदर से। फिर मैं जैसे तैसे अपने को खींच खाच के भाई हरिद्वार तक पहुँचा, और जो मेरे साथी चल रहे थे वो कुछ घोड़े से चले गए, 12-13 लोग थे हम, कुछ घोड़े से चले गए और कुछ आराम से चले गए, और वो भवन पहुँच गए। 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा उन्होंने मेरा वहाँ हरिद्वार में मेरा इंतजार भी किया कि अब आएगा। भाई वो सोचा कि भाई वो तो आज दर्शन ही नहीं कर पाएगा, उन्होंने भी मन में कहते कि भाई वो नहीं आ पाएगा। और घोड़े से भी आ सकता था मैं, मगर मैं घोड़े, मेरे पास में पैसे उस टाइम मैं जाते समय निकाल नहीं पाया। मेरे पास में जेब में रहा हुआ कैश 1000 के आसपास, 1000 2 हज़ार रुपये 1500 रुपये मेरे पास में कैश 1000 के करीब रहा हुआ शायद। और उसमें भी मैं
यहाँ से जाते समय 500 550 का बैग ले लिया था, और फिर जब मैं रास्ते में चल रहा था 350 वहीं समाप्त, मतलब 100 150 200 रुपये पड़े थे मेरे पास में। और मोबाइल के अंदर में UPI नेट था, हालांकि मैंने वहाँ पर सिम ले लिया था, वहाँ पर 400 रुपये का मिलता, 400 450 का लिमिटेड कॉल और डाटा। मगर मेरा ट्रेन के अंदर में किसी ने मेरा अडॉप्टर चोरी कर लिया, और रास्ते में मैंने लिया नहीं। मैंने कहा चलो यार अपने इनसे मांग के मैं चार्ज कर लूँगा, ऐसी ज़रूरत भी नहीं है। तो वो जो मैंने सिम ली थी वो तो कहीं भी यूज़ लेस हो गई मेरी, और रास्ते में मेरा जितना चल रहा था बैटरी बैकअप था वो सारा समाप्त हो चुका था। अब ना पैसे थे, वही 100 150 के अंदर में ही मुझे पूरी यात्रा करनी थी और वहाँ से नीचे भी उतरना था। और दोस्त अगर मेरे को मिल जाते तो वो तो कोई लाता तो मत हो जाती, मगर दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। मैंने कहा कोई बातें नहीं की होंगे भाई, मैं तो चलने वाला हूँ आराम से, मैं इनकी बराबरी नहीं कर सकता कि मैं इनके साथ ही जाऊँगा अपने शरीर को मतलब कष्ट वगैरह देकर और फिर जाकर मैं जाऊँगा। अगर मन में कष्ट हो तो फिर मैं वहाँ भगवान के पास में वो भाव से कैसे जाऊँगा। मैं अर्धकुंवारी पे लगा तो उनके फ़ोन मतलब मार रहे होंगे, वो जितनी बैटरी उसमें बैकअप पड़ा हुआ था, तो मेरा उठाने तक का भी मन नहीं करा। मैं उनको जवाब दे पाऊँ कि भाई क्या बोलूँ। एक आध बार मैंने फ़ोन भी उठाया कि मैं आ रहा हूँ यहाँ पहुँच गया हूँ। तो फिर उसके पास में जैसे ही मैं अर्धकुंवारी के पास में पहुँचा तो मेरी बैटरी, मैं उनको कॉन्टैक्ट करना चाहा मगर मेरी बैटरी ने जवाब दे दिया, बैटरी हो गई समाप्त, और चार्जर मेरे पे खाली। और इतनी भीड़ में कोई किसी को देगा नहीं, मेरे लिए क्यों देगा भाई। मैं अगर कहूँ कि आधे घंटे के लिए भाई अपना चार्जर दिखा दो मैं चार्ज कर लूँ, मेरे पे खुद पे होता तो कहीं रिक्वेस्ट करके दुकान में लगा देता, होटल में लगा देता, मगर वो चार्जर ही नहीं था मेरे पास में, तो भाई मैं क्या ही करता। तो भाई वो थक हार के मेरे जो बंदे थे जो इंतजार कर रहे थे, और मेरा डिस्टेंस रह गया था मुश्किल से 1 किलोमीटर के आसपास में पहुँच, जहाँ वो बैठे थे वहाँ पहुँचने वाला था। मैं पहुँचता और उससे पहले वो मेरे को कहीं नहीं दिखाई थी। तो उन्होंने अर्धकुंवारी का मेरा वापसी का वो जो दर्शन करने का टोकन ले लिया था। फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि अब ये नहीं मिलने वाले मुझे, और ये चले गए होंगे, और जैसे मैंने सोचा था वैसे हुआ भी, वो चले गए थे। अर्धकुंवारी में उन्होंने मेरे लिए ले लिया था, मगर मेरा इंतजार नहीं किया, मतलब कितना इंतजार करेगा मैं ये नहीं कह सकता कि उन्हें नहीं किया, बहुत किया। मगर मेरी हालत ऐसे ही हो रही थी कि मैं भाई 2 3 10 11 बजे का वहाँ से चला हुआ, और 4 साढ़े 3 या 4 5 बजे के करीब मैं अर्धकुंवारी पहुँचा आराम से, मतलब अपने को जैसे तैसे ढकेल गया। और वहाँ से फिर क्या कि यार आज यहीं रुक जा अर्धकुंवारी में, कल सवेरे अपनी बॉडी को पूरा रिलैक्स करके तब चलेंगे। अर्धकुंवारी पहुँचने के बाद मैंने कहा ये वहाँ मैं हमें पहुँचा दे जैसे तैसे। मैं अपने मन में ही जय माता दी जय माता दी जय माता दी बोलता रहा। एकदम से थोड़ी सी मेरी बॉडी स्टेबल थी और मैं चल दिया। और उसके बाद जो मैं भाई साहब जो मेरे पे एनर्जी आई ना भगवान का माता का नाम लेकर, फिर आप बता लो जो सफ़र में 7 किलोमीटर का 7 या 8 किलोमीटर का सफ़र मैंने 3-4 घंटे में किया ना, और वो मैं दरबार में भवन के पास में पहुंचने में 2 घंटे से भी कम के समय में पहुंच गया। अब लगा लो 6 या 7 बजे में वहाँ था अर्धकुंवारी, और वहाँ से 7 किलोमीटर ही आगे मुझे जाना था, आधा रास्ता बिल्कुल जाना था मुझे। तो मैं वहाँ पहुँचा 10 बजे के आसपास में वहाँ पे पहुँच चुका था भवन पे माता रानी के पास में। मैं थैंक हो भाई माता रानी मैं पहुँच गया। फिर मैंने कहा चलो उनको ढूंढता हूँ, अब तो यहाँ मिल ही जाएंगे दोस्त। तो 10 साढ़े 10 बजे का टाइम ढूंढते हो गया मुझे। वो बैग भी था मेरे पास में, उसमें 2.5-3 किलो का सामान था। तो फिर मैंने कहा चलो यहाँ ढूंढता हूँ। पहले उनको ढूंढने के लिए निकल गया मैं हर जगह जहाँ पर वो स्टे करने के लिए जो रह रहे थे लोग वहाँ देखते क्योंकि वो होटल तो वहाँ पर उन्होंने लिया नहीं। वो इतना तो मुझे मालूम था कि वो कहीं पे ही बिछौना वगैरह लगा के वहीं पे आराम कर रहे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे, और सवेरे दर्शन करेंगे। लेकिन 9 तारीख थी, और मैंने कहा 9 तारीख थी 10 को हम सवेरे दर्शन करेंगे, और फिर उसके बाद में नीचे चले जाएंगे। 10 को हम अर्धकुंवारी में ही वापस निकल जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे, 10 को भी रुकेंगे, फिर 11 को हम नीचे आ जाएंगे। ये था हमारा। तो भाई मैंने ढूंढता रहा, फिर मेरे मन में वो आया यार कहीं वो निकल तो नहीं गए। मैं तो नहा धोकर दर्शन करने के लिए निकल तो नहीं गए। फिर उन्होंने कहा दर्शन कर लें यहाँ, फिर वो रेस्ट करते जो भी करते सवेरे भैरव के दर्शन करते। तो भाई वो मुझे नहीं मिले ढूंढने से, क्योंकि बहुत सारे लोग थे वहाँ पर, तो ठंड वहाँ पे थी, कंबल वम्बल लेके लोग सो रहे थे। तो मेरे को तो ऐसा अच्छा नहीं है भाई किसी को कंबल उठा के आप देखते हो। तो मैं देखा भाई अपनी आप कहीं नहीं मिले मुझे। मैंने कहा भाई अब वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वहाँ तो मिलेंगे लॉकर जहाँ हमने सामान जमा कराया वहाँ मिलेंगे, वहाँ मिलेंगे फिर लास्ट में, ठीक है। अब उसके बाद में मैंने नहाने के लिए चला गया, फ्रेश होने 10 साढ़े 10 पौने 11 बजे का टाइम था, और मैं नहाने फ्रेश चला गया। और मेरे पास में सामान रखने के लिए भी कोई जगह नहीं थी, तो वहाँ पर भाई मैंने लॉकर में मैं दे नहीं सकता था सामान। अभी मैंने कहा साथ में ले जाता हूँ, जब ये सामान पूरा ना दूँगे जो कपड़े वेस्ट वाले होंगे वो भी डाल के इसमें। हाँ ये कि मैंने काम अच्छा कर लिया था, जब मैं भवन में पहुँचा तो मैंने उससे पहले प्रसाद ले लिया था वहाँ जाने माता के पास जाने के लिए, और सामान प्रसाद मेरे साथ में था। मैंने भाई गया वहाँ, मैंने फ्रेश हुआ। फिर उसके बाद में मैं नहाने के लिए जब जाने लगा तो ऐसे जैसे मैं नहा रहा हूँ सामने मैंने सामान रख दिया कि कोई मेरा सामान ले जाए। उसके बाद में जब भाई इतना चिल्ड पानी था ना भाई, मतलब अगर मैं डायरेक्ट भाई उसको अपने सर में लूँगा मैं इतना मतलब शरीर में वो पानी डालने का मन नहीं करता, इतना ठंडा था। तो नहाया धोया, फिर उसके बाद कपड़े चेंज किए, गीले कपड़े थे वो पन्नी में डाले मैं दूसरे कपड़े ना बेकार हो जाए, पन्नी में लेके गया था। फिर उसके बाद में भाई मैंने लॉकर लिया, मेरा फ़ोन डैडी हो चुका था जो वहाँ पर उस लॉकर के अंदर में चार्जर के 4-5 पॉइंट थे जो कनेक्टेड थे, और डॉक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं थी, वो तार ऑलरेडी कनेक्ट थी
उसमें जो डाटा केबल थी 4-5 मोबाइल की डाटा केबल थी, वो चार्जर थे उसके अंदर में। मैं एक करके घुसाता गया तो वो फिट हो गया एक में। तब मुझे लगा कि हाँ, जब तक मैं 1 आध घंटे में वापस आऊँगा तो 20-30% तो हो ही जाएगा ये। फिर मैं चला गया भवन में, दर्शन हुए बहुत अच्छे से, भाई माता रानी के दर्शन हुए, बहुत निहार के, बिल्कुल ऐसे जैसे एकदम सामने से देख कर दर्शन हुए। और मैंने कुछ नहीं मांगा, मतलब मुझे ये दे दो, मुझे वो भगवान मुझे वो कर दो। बस मेरा यही भाव था कि मैंने आपको देख लिया बहुत अच्छी तरह से, और एक माँ के लिए मैंने ज़रूर प्रार्थना करी है, माँ इसको ठीक कर दे, और जिसने हमें पैदा किया है वो अपने दिमाग से थोड़ा सा सही हो जाए। बाकी सेवा वेवा तो हम जितनी हो रही है उतनी करते रहें। और बस, और अपने दोस्तों के लिए, मैं जिनके साथ में, जो मुझे दिल में है, वो हमेशा मेरे साथ में ऐसे ही है, जिनसे मैं प्यार करता हूँ ऐसे ही रहे, मेरे बच्चे सलामत रहें, वो आगे बढ़ें। मेरे को किसी से कुछ नहीं चाहिए, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया हुआ है, सच पाने की जगह दे रखी है, और उतना मैं कमा लेता हूँ जितना मैं फ्री माइंड से कहीं भी चला जाता हूँ। और मुझे किसी से इजाज़त लेनी नहीं पड़ती है, मुझे जहाँ जाना है तो जाना है, फिर मेरे को किसी का माइकल ला नहीं हो सकता। और जब मैं पहुँच गया तो फिर मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मेरी तरफ से सारे के सारे मेरे लिए कुछ नहीं है। जब मैं चला गया फिर मैं ये चिंता नहीं करता वो क्या होगा, मैं किसी को फ़ोन नहीं मारता, और ना ही कोई मुझे फ़ोन मारे। ऐसा मैं मेरी चिंता करे कोई, मैं कैसे होगा क्या होगा, जो होगा वो ठीक है, ना मैं किसी की चिंता करता हूँ। तो वाइफ ने बोला था वहाँ जाओ, कि मैसेज करते मैं पहुँच गया, तो मैंने फ़ोन पे बात नहीं करी, व्हाट्सएप पे मैंने ऐसे ही डाल दिया था कि मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। नीचे था, चली बैटरी काम कर रही थी। फिर मेरा थोड़ा सा वाइफ के साथ में भी यहाँ आने से पहले ऐसे ही, मतलब बात नहीं कर रहे, वैसे बोलचाल नहीं, वैसे कोई लड़ाई नहीं है, बोलचाल मैंने वैसे ही बंद कर दी सारा लोगों से। यानी क्यों अंदर से ही कुछ बात मुझे ऐसी होती है ना, तो फिर मैं उस बंदे से मेरे को बात करने का मन नहीं करता। वैसे ही मैं जब यहाँ बीवी में वो तो होता रहता अपनी लाइफ में, तो बात तो मैं पहले से नहीं कर रहा था, मतलब उन्होंने मेरे को कभी ये इस वजह से नहीं कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, नहीं, इस वजह से कुछ नहीं, मतलब वैसे ही कुछ हो गया था उसमें रेस्टोरेंट में, वो होता रहता है। तो मैसेज कर दिया था, फिर मैं पहुँच गया। हाँ, तो अब भाई मैं वहाँ गया, वही माता से मैंने मांगा कि मेरे घर में मेरे बच्चे और जो है, और भगवान मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, स्वास्थ्य से मेरे को ठीक रखना, बस मेरी तो वही सबसे बड़ी दौलत आपने मुझे दे रखी है। बाकी कमाना धमाना तो ज़िंदगी में रहेगा, और मैं करोड़पति भी बन जाऊँ आज की डेट में, तो क्या ही सुख मिलने वाला है, अगर शरीर भी साथ नहीं है तो भगवान से कहा बस ये हाथ पैर चलते हैं, और लाचार ना होना पड़े अपने आप से, बस यही। मैं हमेशा जब भी गया हूँ मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे ये चाहिए अपने लिए, मेरे को वो चाहिए, और जो मांगते हैं आदमी वो चीज़ें मैंने कभी भी ऊपर वाले से मेरे को ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। हंसता हंसता परिवार दिया है, बच्चे दिए हैं, बच्चे जो मैंने सोचा था वो अच्छे पढ़ लेंगे, वो पढ़ रहे हैं कुछ, और आगे भी और अच्छा करें। लास्ट ईयर है उसका भी बड़े वाले, वो भी अपनी बुआ के यहाँ अभी तक लौट के नहीं आया, वो पहले 1 महीना हो गया उसको। तो बस मुझे यही फ्रीडम अपने आप से मिला हुआ, गिफ्ट मेरे को जो गॉड गिफ्टेड है ना मेरे पास में, वो ये है कि कॉन्फिडेंस मेरा हमेशा ना अप रहता है। मैं अपने आप को डाउन ही नहीं करने देता, और ना किसी के आगे मुझे गिराने की जरूरत है यार उसकी सुन लो, करता आपने की अपनी विवेक बुद्धि से, मतलब डिसीजन मेकर आदमी को खुद होना चाहिए अपना, कि मुझे क्या करना है, चाहे करता हो चाहे कहीं का भी हो। किसी की बात पर आकर मैं डिसीजन कभी नहीं लेता, जो मुझे करना है तो करना है, उसका अंजाम चाहे कितना भी कष्टदायक करना है तो करना है, दैट्स इट। तो सारे डिसीजन मेरे आज तक जो भी लाइफ में रहे तो मेरे खुद के रहे, इसके अंदर मैं ये नहीं कि भाई हाँ कुछ सुनता हूँ 1% 2%। जैसे मैं असम गाँव जाता था तो मेरी वाइफ ने कहा तो बच्चे का विकास खेल चल रहा है, बाद में चले मैं रुकूँगी नहीं ये वो, तो इस साल मत जाओ। फिर मेरी वो मामूली लड़की की शादी भी है, वहाँ भी जाना है, फिर आपका काफ़ी नुकसान होगा, बर्डन आ जाएगा। तो हाँ क्या तो सही है, मैं इसमें गाँव नहीं गया, नहीं तो मैं महीने 15-20 दिन गाँव में गया, वो साल में काम करता, इस बॉडी को भी रिलैक्स चाहिए। फिर मैंने कहा यार मेरा छोटी जगह जाता हूँ, मैं तो माता के यहाँ, और वहाँ अमरनाथ का मेरे को जाने का मन था, मैंने कहा यहाँ जाऊँगा 10-15 दिन तो यहाँ भी लग जाएंगे, जाऊँगा जब। तो फिर उसके बाद में भाई वहाँ से तैसे मैंने वही माता रानी से मैंने जो भी मांगा वही आपके लिए, दोस्तों के लिए जो मेरे को सुन रहे हैं उनके लिए भी। फिर उसके बाद में भाई दर्शन किए मैंने, और मेरा 1 घंटे के अंदर में दर्शन हो गए। फिर मैंने सोचा यार वहाँ मोबाइल मेरा चार्जर पूरा है, 3 घंटे के तो पैसे लगने ही लगने। मैंने कहा 2 घंटे में बरसात को लेकर अपने साथ में घूमता, कहीं रेस्ट कर लेता हूँ, झंझट भी नहीं कि भाई मेरा सामान कहाँ है लॉकर बंद है। और उसके बाद में मैं सामान वहाँ में लेके अपना बरसात का वो बाहर आ गया, और जहाँ पे लोग स्टे कर रहे थे, सो रहे थे, कहीं आराम कर रहे थे, मैं भी एक कोने पे जाके बेंच में गया, वहाँ लंबा पड़ गया भाई मैं, बरसात मैंने बगल में रख के सर पे, और भाई सो गया। फिर मैं 1 घंटा 1.5 घंटे बाद में मेरी नींद थकान हो गई थी बहुत चलते थे और कुछ। उसके बाद में भाई मैं 1.5 घंटे बाद मेरी नींद उठी, मैंने कहा सामान ले आता हूँ यार, चार्ज हो गया होगा कुछ, तो देखा तो भाई 80% चार्ज हो गया था मेरा फ़ोन, लॉकर तक पहुँचा। फिर मैंने उनको कॉल किया, भाई तकरीबन बज रहे होंगे 12-12:30 बजे के, तो मैंने फ़ोन लगाया और कनेक्ट फ़ोन हो गया, उसको फ़ोन लग गया, क्योंकि मैं सिम ले रखी थी तो मेरा फ़ोन तो वहाँ पर मतलब नहीं बनता कि बंद हो जाता। तो भाई मैंने उसको फ़ोन लगाया, उसने भी भाई उसका पूछ रखा कनेक्शन था, उसका पता नहीं का फ़ोन उठा लिया, भाई कहाँ हुआ आप,
यार आपको फ़ोन मिलाते मिलाते ना तुम फ़ोन उठाते हो ना ना आप जवाब देते हो, कुछ तो दो। मैंने कहा यार मेरा वैसा मन हो गया था, मैं फ़ोन ही ना उठा पाया, मेरा ना मेरा चार्ज हो रहा था फ़ोन, और मेरा वो चार्जर भी चोरी हो गया ट्रेन के अंदर में, पता नहीं कहाँ चला गया। और यहाँ पर लोकल मिला था, मैंने देखा कि इसमें चार्जर लगा हुआ, मैं चार्जर लगाया था, वो 80% चार्ज हुआ फ़ोन मेरा। भाई वो 80% चार्ज होने की वजह से मैं थोड़ा बहुत क्लिप वहाँ वीडियो में, मेरा ब्लॉग भी छोटे-छोटे आए होंगे, मैंने पूरी तरह से मन ही नहीं किया वहाँ ब्लॉग बनाने का। तो भाई फिर वहाँ मैंने 80% जो चार्ज हुआ, फिर वहाँ से मैंने थोड़े से ब्लॉग बनाने चालू किए। मैंने कहा जितने बन जाएँ अच्छी बात है। तो फिर उसके बाद में भाई मैं उनसे बात की, तो उन्होंने कहा भाई ऐसे-ऐसे करके सभी अब हम उठेंगे 3-4 बजे के करीब हम उठेंगे, नहाने वाने जाएँगे, फिर दर्शन करेंगे। आपसे चला जाने का तो 2-3 घंटे वहाँ हो जा रहे हैं, और क्या कहते हैं हो जाए, आप ना नहा धो कर अगर नहा लिए हो धो लिए हो तो आप ऐसा करो कि वहाँ भैरव में मिलेंगे, आप भैरव चले जाओ। तो मैंने कहा अच्छा भाई, वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर है भैरव मंदिर। तो मैं नहा लिया धो लिया, मैंने कहा फिर भी मैं इंतजार करता हूँ, तुम दर्शन करके आ जाओ, देखो कब तक तुम नहाना धोना करते हो। भाई मैं वहाँ 2 घंटे मिल गए मेरे को, वहाँ पे वो दर्शन पर जा रहे थे। तो 2 घंटे बाद वो आए, उनकी फैमिली पर फिर हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, और तुम हमें वहाँ भैरव मंदिर मिला। फ़ोन पे तो वही की बात हुआ, और वैसे भी मिल गए थे वो। तो फिर उसके बाद में भाई मैंने कहा भाई 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा इनको, मैं इंतजार कर लेता हूँ 1 घंटे में, क्योंकि वो भाई नहाते धोते उनको 6 बज गए थे, 6 साढ़े 6 बज गए थे भाई वो। तो 6:30 बजे भाई वो घुसे, मैं 1 घंटा 7 बज गए, 7 बजे तक भी वो वहाँ पर मेरे को नहीं मिले। तो फिर मैं वहाँ से चला गया। मैंने कहा यार 6:30 बजे 7 बजे करीब चला गया। तो मेरे को किसी ने कहा कि भाई नीचे ना ट्रॉली की टिकट मिलती है वहाँ से, वहाँ पे ये था कि जिसको जाना है वो खुद वहाँ पे उपस्थित होना चाहिए, उसी को टिकट मिलेगी, और जो किसी के थ्रू लेगा उसको टिकट नहीं देंगे। एक आदमी को एक ही टिकट प्रोवाइड कर रहे थे। तो फिर मैं भाई वहाँ लाइन देखी, तो भाई 500-600 आदमी मेरे आगे लगा हुआ, और 500-600 आदमी जो लगा हुआ भाई मैं भी लग गया वहाँ पर भाई, जैसे तैसे करके 7:30 बजे करीब मेरे को कूपन मिल गया उसका ट्रॉली का। फिर वो ट्रॉली का कूपन लिया मैंने, फिर भाई वहाँ पे मैंने मुश्किल से 10-15 मिनट में मैं भैरव मंदिर पहुँच गया। भाई वहाँ पर मैंने सामान प्रसाद वगैरह लिया। फिर उसके बाद में मैंने कहा यहाँ पे मज़ा आ रहा भाई, पूरा बारिश हो रही थी भाई, झमाझम बारिश झमाझम। तो वही बारिश के अंदर भैया नहा धोना किया, बंदर इतने थे वहाँ पर भाई। इस प्रसाद को तो वो किसी के हाथ में छोड़ नहीं गए थे, और आपसे कोई मतलब नहीं है उनको, आपकी बैग से आपकी किसी चीज़ से मतलब नहीं है। अगर आपके पास में वो प्रसाद वाला थैला है, तो अगर आप खुले लेके जा रहे हो फनली, तो वो बंदर आपसे वो छीन लेते हैं, मौका देखते हैं। कम से कम वो जो प्रसाद आपका है ना, तो उसको भाई वो सावधानी तरीके से मंदिर तक आप ले जाए। फिर उसके बाद में भाई मेरे को कुछ जो हमारे साथ में गए थे 3-4 लड़के टाइप के भी थे, तो वो हमारे साथ ही आए थे, वो वहाँ मिल गए थे ऊपर। तो कह रहे आप आ गए, हम तो सोच रहे थे आप आ ही नहीं पाओगे। मैंने कहा यार माता रानी लाती कौन आता है, जिसका भलावा होता है भाई से कौन होता है, आई गए जैसे तैसे। हाँ भाई मैं प्रसाद वरसाद लिया। फिर मैंने वहीं पे एक छत है वहाँ पर ही भैरव मंदिर के पास में, जहाँ से सारा अच्छे से दिखता है, दूर दूर तक व्यूज़ दिखते हैं काफ़ी अच्छे। तो वहाँ मैंने क्लिपिंग वगैरह ली थोड़ा सा, वहाँ से वैष्णो देवी का पूरा व्यू दिखता है, वहाँ से लिया। फिर तो यार तो ये 3-4 घंटे में, यानी तो 7 बजे मैं 7:30 बजे करीब पहुँचा था मॉर्निंग में, और 9-10-11 बजे तक मैं वहीं था भैरव मंदिर। वो उनका इंतजार कर रहा था। मैंने कहा वो भाई वो नहीं आ पाए, वो मतलब वो वहाँ तक पहुँच गए थे भैरव मंदिर तक। वो 2-4-5 घंटे रुकने के बाद में भी हमारे को वो भैरव मंदिर मिल गए। वो भी ट्रॉली से ही आ रहे थे। अब वो ट्रॉली से आ रहे थे, तो अब लंबी बहुत वीडियो बन जाएगी, अभी बताता हूँ क्या। दोस्तों ये था पहला पार्ट, और दूसरे पार्ट में मैं आपको कल मिलता हूँ, और कल मैं बाकी की स्टोरी वैष्णो देवी की यात्रा की मैं आपको कल बताने वाला हूँ। ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, तो प्लीज़ इसको दूसरे पार्ट में कल मैं आपको पूरी कहानी सिलसिलेवार से फिर बताने वाला हूँ। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय। जय उत्तराखंड, जय माता वैष्णो।